अच्छा, ये क्यों चूज किया हमने डीप पेरिनियल पाउच? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है ना, ये डीप पेरिनियल पाउच का ही पार्ट है, इसलिए आगे पाउचेस के काफी क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम लेते रहेंगे। ठीक है, ये पार्ट्स हैं, ये आप देख लें। प्रोस्टेट में जो है पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, उसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं। उसके बाद का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? जो डीप पेरिनियल मेम्ब्रेन में होता है या पाउच में होता है, स्पेस में होता है, मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। उसके बाद जो होता है वो बल्बर पार्ट शुरू हो जाता है। पीनस में या बल्बस स्पॉन्जिस में जो उसका पाथ है उसको हम पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, अगर रप्चर यूरेथ्रा का जो है इस जगह पे होगा जहाँ डीप पेरिनियल मेम्ब्रेन है, तो जो है चूंकि ये क्लोज मेम्ब्रेन है, तो जो एक्सट्रावेगेशन ऑफ यूरिन है वो सिर्फ डीप पेरिनियल पाउच में ही रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर बल्बर या पेनाइल यूरेथ्रा में होगा, तो चूंकि यहाँ तो डीप पेरिनियल स्पेस की जो बाउंड्रीज है खत्म हो जाती हैं, आगे तो एंटीरियर वॉल डेफिशिएंट है, तो फिर जो यूरिन है वो स्क्रोटम में जाएगा और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जाएगा। कल जो है हमने इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, और ये जो पिक्चर है ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में कभी कहेंगे कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का डैमेज हुआ है तो क्या करना है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का डैमेज हुआ है तो कहाँ जा रहा है यूरिन, बल्बर का हो रहा है तो कहाँ जा रहा है, पेनाइल का हो रहा है तो कहाँ जा रहा है। आगे भी काफ़ी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं इस पर। ठीक है, अब ये देखें, ये डीप पेरिनियल मेम्ब्रेन है, डीप पेरिनियल पाउच है, सॉरी। ठीक है, और इसकी बाउंड्री में जो सबसे ऊपर वाली बाउंड्री है ये वाली, ये कौन बताएगा मुझे क्या है? ये सुपीरियर लेयर है ना, ठीक है, यूरोजेनिटल जो एरिया उसकी सुपीरियर है, और ये जो इंफीरियर है इसका नाम पेरिनियल मेम्ब्रेन है। यहाँ से भी ये क्लोज है, और एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी पेरिनियल बॉडी की वजह से क्लोज है। तो ऑल अराउंड ये जो डीप पेरिनियल पाउच है ना, ये क्लोज है, इसमें कोई भी इंजरी हुई तो यूरिन जो है उसको आउट होने की जगह ही नहीं मिलेगी। इसके कंटेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पाउच में कौन कौन से कंटेंट होते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, अगेन दोबारा वही बात कि अगर इस जगह पे इंजरी होगी तो कहीं जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अगर इस जगह पे इंजरी हो गई मेम्ब्रेनस पार्ट से नीचे जो बल्बर पार्ट है, तो उसमें यूरिन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, क्योंकि डेफिशिएंट है। ठीक है, और अगर इधर पेनाइल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो है डैमेज हुआ तो यूरिन स्क्रोटम में आ जाएगा। ठीक है, हाउएवर इट कैन गो इवन हायर, और कितना हायर जा सकता है? पहले तो यहाँ एक्यूमुलेट होगा स्क्रोटम में, ठीक है, फिर कहाँ जाएगा? भर गया तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जाएगा, यहाँ भी भर गया तो इवन जो है रूफ तक जाएगा एक्सिला की, क्योंकि वहाँ तक जो है कोई डीप फेशिया नहीं है जो इसको होल्ड कर सके। लेकिन थाई में है, थाई में जाएगा, लेकिन जहाँ जो ये फेशियास का मीटअप होता है होल्डेंस लाइन, वहाँ जाके रुक जाएगा। ठीक है, और नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, फिर पीनस को रिवाइज कर लेते हैं। बल्ब में जो मसल होता है ना वो कॉर्पस स्पोंजियोसम होता है, और जो क्रस का मसल है वो कॉर्पस कवर्नोसम है। मुझे ये बड़े भूलते हैं, मैंने फिर इसको डेडिकेटेड यहाँ बता दिया आपको, तो क्वाइट रिलेटेबल है ये। बल्ब में कार्पस स्पोंजियोसम मसल है और क्रस में कार्पस कवर्नोसम है। कार्पस कवर्नोसम इधर होती है लेटरली, ठीक है, स्केल कवर्नोसिस के साथ, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये मसल आपको काफ़ी जगहों पे तंग करेगा, कभी एपिजॉटमी करते हुए तंग करेगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि नहीं आएगा ना, लेटरल पड़ा होगा, तो कौन सा आएगा फिर? कॉर्पस स्पोंजियोसम आएगा अगर ये फीमेल जो ये इसको इन दो मसल्स को देख लें, बाकी चीज़ें हम कर लेंगे। अच्छा, दूसरा रिकॉल है रप्चर ऑफ बल्बर यूरेथ्रा, यूरिन लीक्स इनटू एनीवन? कहाँ जाएगा यूरिन बल्बर यूरेथ्रा में अगर इंजरी हो रही है तो? डीप पाउच में जाएगा, सुपरफिशियल पेरिनियल बी नो सुपरफिशियल में। सुपरफिशियल में, ठीक हो गया।
आंसर भी यही है, राइट। Scrotum plus anterior abdominal part. I think. मैं पढ़ती हूँ इसको एक मिनट। Superficial perineal formation. रप्चर ऑफ पेनाइल यूरेथ्रा अगेन सुपरफिशियल। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में या स्क्रोटम में या एम्प्टी एब्डोमिनल वॉल में? सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा इसमें? पहले कहाँ जाएगा? Scrotum. स्क्रोटम में, ठीक है। समटाइम ऑप्शन में काफी क्वेश्चन जो आंसर होते हैं वो ठीक ही होते हैं, बट यू हैव टू चूज द बेस्ट वन। स्क्रोटम में। अच्छा, young man suffer injury to lacerate penile urethra after perineum, where else urine will leak? कहाँ जाएगा? Again penile urethra। Anterior abdominal wall. सही हो गया, ठीक हो गया, राइट हो गया। स्क्रोटम ही लिखा हुआ ना इसलिए नेक्स्ट बेस्ट चूज कर लिया। अच्छा, 68-year-old woman with uterine carcinoma undergoes surgical resection. The cancer can spread directly to the labium majora in lymphatics that follow which of the following structures? Take time and answer. Option A, pubic arcuate ligament. Option B, Round ligament. Round ligaments of uterus. Exactly. राउंड लिगामेंट जो है वो आ रहा होता है उधर से, फंडस से अटैच हो रहा होता है इंगुइनल कैनाल के थ्रू लेबियम मेजोरा पे इंसर्ट साथ जा रहा होता है, मोल्स प्यूबिस से इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो है लिम्फ नोड्स अपने एक्चुअल रूट को भी डाइवर्ट कर लेते हैं। और ये वाला जो राउंड लिगामेंट वाला जो एमसीक्यू है ना, ये आप लिख लें, ये हमेशा ही आता है, इट इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि यूट्राइन कार्सिनोमा का जो लिम्फ नोड्स हैं अपार्ट फ्रॉम जो है इंटरनल और पैराओटिक और किस रूट से जा सकते हैं, तो वो रूट क्या होगा? सुपरफिशियल इंग्वानल। वो इसलिए होगा कि राउंड लिगामेंट आ रहा है, ठीक है। राउंड लिगामेंट जो उनके वल्वा पे जाके उसके मॉन्स पे भी अटैच हो रहा है, तो वो ड्रेन हो रहा है एक्सटर्नल सुपरफिशियल में, और सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स फर्दर फॉलो करेंगे फेमोरल वेन को। फेमोरल वेन जो कि एक्सटर्नल आईलेट के साथ होती है, तो एक्सटर्नल लिम्फ नोड्स में चले जाएंगे। फाइनली जाना तो कॉमन पेरोनियल में और उसके बाद पैराओटिक में है, लेकिन रूट जो है वो थोड़ा इनडायरेक्ट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 17-year-old boy suffers a traumatic groin injury during a soccer match. The urologist notices tenderness and swelling of the body. Left testicle side पे हो गया, that may be produced by thrombosis in which of the following veins? अब आपने देखना है लेफ्ट टेस्टिकल है, कौन सी वेन में जाना है? वैसे हिंट तो लिखा ही हुआ है ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है ना कि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो होती है वो कहाँ जाएगी? लेफ्ट रीनल में। अगर ये राइट टेस्टिकुलर होती तो फिर आपने क्या चूज करना था? अगर ये राइट टेस्टिकुलर होती तो फिर क्या चूज करते? Inferior vena cava. इंफीरियर वेना केवा, राइट। अब आपने देखा एमसीक्यूज मोस्टली सिमिलर चीजों से inferior vena cava। एग्जैक्टली। एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो यूजुअली उनसे आ रहे होते हैं जो चीज एक्सेप्शंस होती हैं। एनाटॉमी में तो यूजुअली जो भी एनाटॉमी जिसकी जो है थोड़ी सी वेरिएशन है या थोड़ी सी अपने प्रिंसिपल से हटके है, ठीक है, वो मोस्टली आ जाती है, तो उन चीज़ों को भी आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, stab wound from a knife that entered the pelvis above the piriformis muscle, which of the following structures is most likely to be damaged? अब आप सोचेंगे above the piriformis muscle क्या चीज़ गुजर रही होती है? C superior gluteal nerve, ठीक है, आंसर ठीक है। ये प्रीफॉर्मस मसल है, ठीक है, और ये वाली जो है कॉमन आइलेक है, ये इसकी एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। इंटरनल का भी जो है ये पोस्टीरियर ट्रंक है और ये एंटीरियर ट्रंक है। और पोस्टीरियर ट्रंक की जो पहली ब्रांच है वो सुपीरियर ग्लूटियल है, जो कि ग्रेटर शाटिक नॉच में जो प्रीफॉर्मस मसल है उसके ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। और जो इंटरनल आइलेक की जो ब्रांच है इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी वो इसके नीचे से गुजर रही है, ठीक हो गया। फिर बाकी ब्रांचेस भी रिवाइज कर ली। मिडल रेक्टल है, ठीक है, इंटरनल आइलेक की। यूट्राइन है, जबकि मेल में इसकी बजाय जो होता है इंफीरियर वेसिकल आर्टरी होती है।
इसके बाद वेजाइनल है, जबकि मेल में वेजाइनल नहीं होती, ठीक है। फीमेल में इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी जो है वो ड्राइव होती है वेजाइनल आर्टरी से, जबकि मेल में इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी जो होती है वो डायरेक्टली आ रही होती है एंटीरियर रूट से, एंटीरियर आर्टरी के, ठीक हो गया। फिर ऑब्चुरेटर है, ऑब्चुरेटर की सुपीरियर वेजाइकल भी आ रही होती है, सम टाइम वास डिफरेंस की आर्टरी भी आ रही होती है, और यही आगे जाके क्लोज हो जाता है और मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बन जाता है, ठीक है। फिर सुपीरियर वेजाइकल आ गई इसी की, और ये आगे लिगामेंट बन गया मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ये आपका इंटरनल आईलेग रिवाइज हो गया, और साथ ही रिवाइज हो गया कि मेल में क्या डिफरेंसेस है, ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, 28-year-old woman receives a deep cut in the inguinal canal 1 centimeter lateral to the pubic tubercle. Which of the following ligament is lacerated within the inguinal canal? अब inguinal canal को याद करें, क्या गुजरा होता है, क्योंकि ये फीमेल है, ठीक है, तो इंगुइनल कैनाल में आपको स्पर्मेटिक Round ligament. यस, राउंड लिगामेंट, ठीक हो गया। इसके अलावा और कुछ क्या होता है एनीवन, इंगुइनल कैनाल में और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? Tympaniform flexes होते हैं, testicular artery होते हैं, lymph nodes और elio genital branch of genitofemoral nerve होते हैं। और फीमेल में स्पेसिफिकली बोलें तो फिर क्या होगा? फीमेल में राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट होगा। अच्छा, राउंड लिगामेंट का क्या फंक्शन होता है वैसे, एनीवन? ये ट्राइनेटरी ही ट्रांसमिट करते हैं। राउंड लिगामेंट का हम पढ़ते हैं ना कि यूट्रस की पोर स्पॉट है, नहीं, मैं सिर्फ राउंड लिगामेंट की आपसे सिग्निफिकेंस शेयर कर रही हूँ कि राउंड लिगामेंट कुदरत ने, नेचर ने बनाया ही क्यों है। यूट्रस की स्पॉट भी नहीं है पास, ठीक है, कोई इसमें से इम्पोर्टेंट वेसल और नर्व भी नहीं गुजर रही, तो क्यों बनाया गया है ये? अगर ये ना होता तो फिर क्या होता? अगर राउंड लिगामेंट ना होता ना तो हर यूट्रस जो होती वो रिट्रोवर्टेड होती, और जो यूट्रस रिट्रोवर्टेड होती है उसके साथ क्या होता है, डिस्परूनिया होता है, ठीक है। पाउच ऑफ डगलस में जो भी चीज़ आएगी तो डिस्परूनिया करा देगी, ठीक है। और क्या होगा, जब भी यूट्रस अपनी वर्जन लॉस करेगी तो प्रोलैप्स हो जाता है। अब प्रोलैप्स होने के लिए अपनी नॉर्मल एनाटॉमी खोनी पड़ती है ना, तो राउंड लिगामेंट अगर उसका लूज हो गया तो वो एंटीवर्टेड नहीं रहेगी, अगर वो एंटीवर्टेड नहीं रहेगी तो वो क्या बन जाएगी, रिट्रोवर्टेड, और अगर वो रिट्रोवर्टेड बन गई तो उसकी जो वर्जन है उसकी वजह से, लॉस होने की वजह से वो ड्रूप डाउन कर सकती है यूट्रस में, वो सॉरी वजाइना में, ठीक है। हाउएवर ये मेन स्पोर्ट नहीं है इसकी, एक ये जो है चेन ऑफ इवेंट्स में पहला इवेंट होता है, जस्ट सीक्वेंस वाइज देखें। और राउंड लिगामेंट किसका डेरिवेटिव है, एम्ब्रियोलॉजी को रिवाइज करें, ट्यूबरनेकुलम, और मेल में इसके साथ क्या रिलेट करेंगे, ट्यूबरनेकुलम फॉर डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब चूंकि इंगुइनल लिगामेंट की बात हो गई है तो थोड़ी सी हम हर्निया भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक सबसे बड़ा लैंडमार्क होता है जब आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया को डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। और कुछ और बातें भी हैं जो आपको तंग करेंगे। मिड इंगुइनल पॉइंट क्या होता है और मिड पॉइंट ऑफ इंगुइनल लिगामेंट क्या होता है, ठीक है। मिड इंगुइनल जो होता है पार्ट हाफ द बिटवीन द प्यूबिक सिम्फिसिस एंड द एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ फेमोरल पल्स होती है। अगर कोई कहे कि फेमोरल पल्स के लिए कौन सा पॉइंट यूज करना है तो आपने मिड इंगुइनल पॉइंट यूज करना है, ठीक है। जबकि इंगुइनल लिगामेंट का जो मिड पॉइंट है ना वो क्या होगा, हाफ वे बिटवीन द प्यूबिक ट्यूबरकल एंड द एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग जो इंगुइनल कैनाल की है ना वो अबव दिस पॉइंट होती है, ये एग्जाम में आना ही आना, क्योंकि स्ट्रेस होता है ना मिड इंगुइनल पॉइंट को मिड पॉइंट ऑफ इंगुइनल लिगामेंट से कंफ्यूज करते हो, फिर इनकी बाउंड्रीज को भी कंफ्यूज करते हो, फिर इनकी अप्लाइड को भी कंफ्यूज करते हो, ठीक है। फेमोरल पल्स के लिए मिड इंगुइनल पॉइंट, ठीक है। मिड इंगुइनल मतलब साफ जाहिर है प्यूबिक सिम्फिसिस और इलिक स्पाइन से हमने देख लेंगे। जब मिड पॉइंट ऑफ इंगुइनल लिगामेंट आएगा तो फिर हम इंगुइनल लिगामेंट का ही सोचना है। इंगुइनल लिगामेंट हाफ है बिटवीन द प्यूबिक ट्यूबरकल एंड द
एंटीओस्क्लेरोटिक स्पाइन, और इसके ऊपर क्या होगा, ओपनिंग होगी। अच्छा, इसके अलावा और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं हर्निया पे, कि जैसे कि इनडायरेक्ट हर्निया है वो लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल होगा, डायरेक्ट जो है मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल होगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, ठीक है। सेम कोर्स है इनडायरेक्ट का, जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड का होता है। ये इंग्वानल कैनाल में जो एंटर करेगा एट डीप इंग्वानल रिंग, ठीक है। और इसके जो काज है वो कंजेनिटल हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है, जबकि डायरेक्ट जो है ये बल्ज है, एक्चुअली वीकनेस है एब्डोमिनल वॉल की, ठीक है, इसलिए इसको डायरेक्ट बोलते हैं। और ये बिहाइंड सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग गुजरेगा। वो कहाँ से गुजर रहा था, वो डीप इंग्वानल रिंग से गुजर रहा था, मतलब पूरा रूट फॉलो कर रहा था इंग्वानल कैनाल का, जबकि डायरेक्ट जो है वो नीचे से गुजर रहा है जहाँ डिफेक्ट है, ठीक है। और मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल है, क्योंकि ये रूट ही नहीं फॉलो कर रहा स्क्रोटम में जाने के लिए, रास्ता ही इसका डिफरेंट है, तो ये स्क्रोटम में भी नहीं पहुंचेगा। और इसकी रीजन कॉमन है इन एल्डरली मैन, ठीक है, क्योंकि एल्डरली मैन के जो मसल्स होते हैं, चीज़ें जो होती हैं वीक हो चुकी होती हैं, अगर स्मोकर हैं, कफ हैं, तो वो एडिशनल पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, अगर एल्डरली मैन है यू कैन चूज डायरेक्ट हर्निया हो सकता है, अगर बच्चा है तो कंजेनिटल हो सकता है। इसके अलावा भी आपने डिफरेंट रिलेशनशिप याद करनी है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक का और डीप इंग्वानल रिंग का और एब्डोमिनल वॉल की जो वीकनेस है उसका। ये इन 3-4 बातों से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये अगेन ये देख लें इसको, ठीक है, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल है। और फेमरल हर्निया भी इम्पोर्टेंट है, फेमरल और इंग्वाइनल। अब इन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ दिया, अब सिर्फ फेमरल को दोनों किस्म के इंग्वाइनल से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम फेमरल की बात करेंगे तो बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक टबरकल होगा, ठीक है, और बिलो द क्रीज ऑफ ग्राइन होगा, और कैन नॉट बी रिड्यूस्ड कंप्लीटली, मैनी डू नॉट हैव कफ इंपल्स। इसके अलावा फेमरल फीमेल में ज़्यादा होता है, इंग्वाइनल मेल में ज़्यादा होता है, ठीक है। यू कैन रिड्यूस इट, इसमें कप इम्पल्स यूजली प्रेजेंट होता है, और ये अबव द ग्राइन होता है, मतलब अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, ठीक है। अच्छा, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस लाइज इन इंग्वाइनल कैनाल। यूट्राइन आर्टरी passes from internal iliac artery to the uterus. It crosses period to each of the following structures that is sometimes mistakenly ligated during such surgery. ये भी एग्जाम का ना यूक्यू है, आना ही आना। यूरेटर के क्वेश्चन जो हैं 5 से 6 हमेशा हर दफा आते हैं। एक तो उसके रूट पे आते हैं, एनेटमी पे आते हैं, दूसरा वो डैमेज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो आप बताएं, एनीवन? कहाँ होगा, ओवेरियन आर्टरी पे, ओवेरियन लिगामेंट पे, यूट्राइन ट्यूब पे, यूरेटर या राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस? हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो यूरेटर है पेल्विस में वो 3 जगहों पे डैमेज होगा। यूरेटर डी, यूरेटर, ठीक हो गया। ये वैसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी बात। 3 जगहों पर डैमेज होगा। अगर ओवरी निकाल रहे हो ना, ओवरेक्टमी कर रहे हो, तो फोसा में डायसेक्शन होगी ना, और फोसा में कहाँ रिलेशनशिप होगा इसका, इंटरनल आइलेक का और यूरेटर का, फोसा का रिलेशनशिप होगा। अगर आप सिजेरियन सेक्शन कर रहे हो तो फिर यूरेटर डैमेज कहाँ होगा, जहाँ आप यूट्राइन आर्टरी क्लैंप करते हो। अगर पीपीएच होता है, हर दफ़ा नहीं करते, लेकिन पीपीएच में जो सबसे पहले आर्टरी पकड़नी होती है वो यूट्राइन होती है। यूट्राइन कहाँ पड़ी होती है, सर्विक्स के साथ ही होती है, और ये वो जगह है जहाँ कार्डिनल लिगामेंट भी अटैच हो जाता है, वहाँ टनल होती है, वहाँ यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी का रिलेशनशिप होता है, जिसे वाटर अंडर ब्रिज कहते हैं। वाटर मतलब पानी, मतलब यूरेटर अंडर ब्रिज है, मतलब आर्टरी के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मोस्टली सिजेरियन के दौरान, मोस्टली स्टेटमी के दौरान कार्डिनल टनल में ही इंजरी ज़्यादा होती है, 56% तक होती है। उसके बाद ब्रिम पे होती है, ठीक है, 26%। और उसके बाद अगर ओफ्रेक्टमी कर रहे हो तब जो है वो फोसा में होगी, ठीक है। अच्छा, यूरेटर ही है आंसर, ठीक है आपका। ये रिलेशनशिप याद कर लें, ये यूट्रस है, ये यहाँ हम सिजेरियन का स्कार देते हैं, ठीक है। और अगर हमने हिस्टेक्टमी करनी है, क्लैंप भी हम यही लगाते हैं पहला। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये कार्डिनल लिगामेंट है, वो उन्होंने पढ़ाया हुआ है, अंदर से जो है रिलेशनशिप दिखाया हुआ है कि ये यूट्राइन आर्टरी है और इसके नीचे से गुजर रहा है यूरेटर, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप, इसका निमोनिक या इसका जो
चीज हम याद करते हैं वो है वाटर अंडर ब्रिज, मतलब यूरेटर में पानी होता है तो वो ब्रिज के नीचे से गुजरेगा। तो यू कैन ऑलवेज रिलेट कि यूरेटर हमेशा कार्डिनल लिगामेंट में, टनल में जो है वो यूट्राइन आर्टरी के नीचे है, ठीक है, इंफीरियर। बाकी ये ओवेरियन फोसा में है, ठीक है, और बाकी यहाँ ब्रिम पे होगा, ठीक है। जब यूट्रस निकालोगे या सिजेरियन करोगे तो सबसे ज्यादा इंजरी इसी इलाके पे होगी या इस इलाके पे होगी, ठीक है, इधर तो नहीं होगी ना, ओवरी में तो कोई नहीं जाता, ओवरी तो वैसे भी निकालना किसी की क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरी निकाल रहे हो, मैलिग्नेंसी है, तब इंजरी कहाँ होगी, ओवेरियन फोसा में होगी, ठीक है। हर हिस्टेक्टमी का पार्ट नहीं है ओवरी निकालना, हम ओवरी नहीं निकालते, हम सिर्फ यूट्रस निकालते हैं अगर फाइब्रॉइड है, मेनिंजाइटिस है या कोई और रीजन है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29-year-old woman is admitted to a hospital because the birth of her child is several days overdue. Tearing of the pelvic diaphragm during childbirth leads to paralysis of which of the following muscles? ये तो बहुत इजी है, कौन जवाब देगा? कौन सा मसल होता है पेल्विक डायफ्राम का? एग्जैक्टली, लिवर एनाई। अच्छा, कल मैंने बताया था कि लिवर एनाई और पेल्विक डायफ्राम में फर्क है, क्या फर्क है? कॉक्सिजल मसल प्लस कॉक्सिजल मसल दैट बनी डायफ्राम। अगर कॉक्सिजल मसल है तो डायफ्राम, वैसे होल अगर कॉक्सिजल मसल नहीं है तो फिर लिवर एनाई। ठीक हो गया। लिवर एनाई की नर्व सप्लाई क्या थी? पुडेंडल। और जो दूसरे बाकी मसल्स हैं जैसे प्रीफॉर्मस है और इन सब की क्या नर्व सप्लाई है? सैक्रल प्लेक्सस, ठीक है। सैक्रल प्लेक्सस। अच्छा, 46-year-old woman has a history of infection in her perineal region. A comprehensive examination reveals a tear of superior boundary of the superficial perineal space. Which of the following structures would most likely be injured? अब इसका भी रुक जाओ ना, अभी कोई मुझे ये बताए कि सुपीरियर पेरिनियल स्पेस क्या होती है, इसकी बाउंड्रीज अगर पता होंगी ना तो फिर इसके कंटेंट याद रहेंगे, फिर आपको पता होगा कि क्या इंजरी होगी, ठीक है। सुपीरियर बाउंड्री को क्या चीज बनाती है सुपीरियर पेरिनियल स्पेस की? सबसे पहले तो हम डायाफ्राम याद करते हैं। पेल्विक डायाफ्राम में ना 5 लेयर्स होती है। सबसे पहली लेयर क्या होती है? पेल्विक डायाफ्राम की सुपीरियर लेयर, ठीक है। पेल्विक डायाफ्राम की इंफीरियर लेयर, जो पेल्विक डायाफ्राम की इंफीरियर पेल्विक फेशिया की जो इंफीरियर लेयर है उसका नाम है पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। जब आपको कहीं पेरिनियल मेम्ब्रेन तो आप समझ लेंगे इंफीरियर लेयर है पेल्विक फेशिया की, ठीक है। तो और ये जो है सुपरफिशियल डीप पाउच की तो लोअर बाउंड्री है, लेकिन जो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है उसकी ये अपर बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या इससे साबित हुआ कि अगर पेरिनियल स्पेस सुपरफिशियल है तो उसकी सुपीरियर बाउंड्री कौन सी चीज होगी? पेरिनियल मेम्ब्रेन। और पेरिनियल मेम्ब्रेन अगर नहीं लिखा हुआ और उन्होंने लिखा हुआ है कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ फेशिया तो फिर वो भी एक ही बात है। पेल्विक और पेरिनियल में बाज़ औक़ात ना एक ही चीज के दो नाम यूज किए हुए होते हैं, जैसे कल भी बात हुई थी, पेल्विक गर्डल को बोनी पेल्विस बोल रहे होते हैं, ठीक है। ग्रेटर पेल्विस को बोल रहे होते हैं फाल्स पेल्विस, लेसर पेल्विस को बोल रहे होते हैं ट्रू पेल्विस। तो ये चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलरली जो सुपरफिशियल फेशिया है उसकी जो मेम्ब्रेनस लेयर है सक्रोटम में उसको पेरिनियल रीजन में उसको कोलिस फेशिया बोलते हैं। एब्डोमेन में जाएंगे तो स्कार्पस बोल देंगे। तो ये दो डेफिनेशंस हैं जो कि कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। ये पेरिनियल मेम्ब्रेन ही थी इसकी, ठीक है। सुपीरियर या डीप बाउंड्री ऑफ द सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन, और ये हम कर चुके हैं। बाकी कंटेंट्स रिवाइज कर लें। डीप पेरिनियल पाउच जो है कंटेंट्स जो हैं इसके इन मेल मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। अभी फीमेल में तो यूरेथ्रा के पार्ट्स हैं ही नहीं ना, सिंपल सादा सी एनाटमी है 4-3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अब फीमेल में तो ये चीज़ नहीं होगी ना, यहाँ नहीं है, सिर्फ पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है, इसके कोई नाम नहीं है। बट मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो है होगा तो वो फिर डीप पाउच में होगा। स्फिंक्टर यूरेथ्रा दोनों में मिलेगा, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ये जो होते हैं सिर्फ मेल में होते हैं, फीमेल में तो नहीं होते, फीमेल में होते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। और ये जो है
वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच का पार्ट होती है, डीप का नहीं होता है। ये आपने ये वाली चीज़ याद रखनी है, ठीक है। डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल दोनों में मिलेंगे, इंटरनोपेडेंटल वेसल दोनों में मिलेगी, डार्सल नर्व ऑफ पीनस या डार्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस वो भी दोनों में मिलेगी, ठीक हो गया। ये देख लें, ये डीप पेरिनियल पाउच है। ऊपर वाली लेयर जो है वो सुपरफिशियल फेशिया, इंफीरियर फेशिया या पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो पोडेंडल नर्व हैं सारी, वो पेरिनियल मेम्ब्रेन को पेरिस नहीं कर रही बल्कि जा रही हैं इसको सीधा आगे टिप तक पीनस की। जो चीज़ परफोरेट करेगी पेरिनियल मेम्ब्रेन को वही पार्ट ऑफ सुपरफिशियल पाउच होगी ना। तो इसी तरह जो है पोस्टीरियर सेक्रेटल नर्व जो है वो परफोरेट नहीं करी बल्कि जो है इससे पहले ही पेरिनियल मेम्ब्रेन से पहले ही एंटर हो गई, तो ओनली सुपरफिशियल स्पेस में मिलेगी, ठीक है। जबकि डॉर्सल नर्व ऑफ द पीनस और ये आपको सिर्फ डीप स्पेस में मिलेगी। 58-year-old man is diagnosed as having a slowly growing tumor in the deep perineal space. Which of the following will be injured? Deep perineal space है और ये किसकी है? मेल की। तो कौन सी चीज़ है डीप पेरिनियल स्पेस का कंटेंट? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, क्रस्ट, वेस्टिब्यूल, स्पॉन्जी, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। इसमें से एक ही चीज़ ऐसी है जो कि डीप पाउच का पार्ट है। अच्छा ठीक है। और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड किसका पार्ट है? अगर देखोगे हाँ, फीमेल में अगर हम दोनों ग्लैंड्स को कंपेयर करें ना, मेल और फीमेल के, तो जो मेल ग्लैंड्स हैं वो डीप पाउच में है और जो फीमेल ग्लैंड्स हैं वो सुपरफिशियल पाउच में। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14. 59-year-old man is diagnosed with prostate cancer following a digital rectal examination. For the resection of prostate cancer, it is important to know that prostatic ducts open into or on which of the following structures? Membranous part of urethra में open होती है, या seminal कॉल्कुलस में होती हैं, या स्पॉन्जी यूरेथ्रा में होती हैं, प्रोस्टेटिक साइनस में होती हैं, प्रोस्टेटिक आर्टिकल में होती हैं। ये काफी डीप क्वेश्चन है ना। अच्छा, कोई और जवाब देना चाहे? चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है फॉलिकुलस सेमिनलस है, यहाँ ये डक्ट्स ओपन हो रही हैं, ठीक है। और ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, ना कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। तो डक्ट्स कहाँ ओपन होंगी? अगर कॉलिकुलस का नाम ना लिखा हो ना, सेमिनल कॉलिकुलस स्पेसिफिकली ना लिखा हो, तो फिर आप बोल दो चलो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। जब उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया तो आई थिंक इट विल बी बेटर चूज कॉलिकुलस सेमिनलस, ठीक है। ये ओपनिंग ऑफ डक्ट्स एरिया जहाँ ओपन होती है सल्कस है। Question number 15. 29-year-old woman with a ruptured ectopic pregnancy is admitted to a hospital for कार्डोसेंटेसिस। कार्डोसेंटेसिस क्या होता है? पाउच ऑफ डगलस में अगर कोई फ्लूइड निकालना हो ना थ्रू विजाइनली, तो उस प्रोसीजर का नाम है कार्डोसेंटेसिस, ठीक है। अच्छा, a long needle on the syringe is most efficiently inserted through which of the following structures? Anterior fornix, posterior fornix, anterior wall, posterior wall of the uterine body या posterior wall of bladder? कौन आंसर करेगा? बी। डी, ठीक है। और इसकी लॉजिक क्या है? ठीक है, इसकी लॉजिक ये बी, पोस्टीरियर फॉर्निक्स, ठीक है। इसकी लॉजिक क्या है? इन्होंने पूछा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रप्चर हो गया, रप्चर होने के बाद जो भी चीज़ होगी, चूंकि ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये ओपन होती है पेरिटोनियम में, तो ब्लड तो पेरिटोनियम में जमा होगा ना। अब पेरिटोनियम कहाँ एंड होती है? यूट्रस में जाके, ठीक है। पेरिटोनियम अगर हम देखें ना फीमेल में, ये इसकी बाउंड्री है, ये यहाँ से आती है, ये वेसिकल यूट्राइन पाउच बनाएगी, फिर यूट्रस को एंटीरियरली, सुपीरियरली और पोस्टीरियरली कवर करती है, लेकिन सिर्फ मिड पॉइंट तक, फिर वापस चली जाती है, फिर ब्लैडर को कवर करती हुई ब्लैडर का जो ये एंटीरियर और सुपीरियर पार्ट है उसको कवर करके ऊपर चली जाती है, ठीक है। और ये जो पाउच है, ये कौन सी पाउच है? रेक्टो यूट्राइन पाउच, और इसका नाम है पाउच ऑफ डगलस। और इसका रिलेशनशिप है पोस्टीरियर फॉर्निक्स के साथ, ना कि इंटीरियर के साथ।
तो इसलिए नीडल कहाँ जाएगी, पोस्टीरियर फॉर्निक्स में, क्योंकि यहाँ रप्चर होने के बाद ब्लड पड़ा होगा, यू कैन कलेक्ट इट। ठीक है, तो दिस इज द आगे क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 16, 37-year-old man is suffering from carcinoma of the skin of the penis. Cancer cells are likely to metastasize directly to which of the following lymph node? ठीक है, ये आंसर भी मैंने लिख दिया इसका। ठीक है, कहाँ जाते हैं? अगर मैं ये कहूँ कि 37-year-old फीमेल है और उसकी कार्सिनोमा ऑफ द स्किन ऑफ द वल्वा है, फिर कहाँ जाएंगे कैंसर सेल्स? एक्सटर्नल, इंटरनल, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में, ठीक है, चाहे वल्वा हो चाहे जो है एक्सटर्नल जेनिटेला ऑफ मेल हो, दोनों के जो कैंसर सेल्स हैं सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सुपरफिशियल इन्वायरमेंट में। ठीक है, सी ओके। देखिए, inguinal lymph nodes are divided into superficial and deep groups. The superficial inguinal nodes drain the anus, perineal skin, and the round ligament of the uterus, the lymph from the gluteal region and the anterior abdominal wall. ठीक है, बिलो अम्बिलिकस जो एंटीरियर abdominal wall है, gluteal region है, राउंड लिगामेंट से जो चीजें आएंगी, ठीक है, और वल्वा से या एक्सटर्नल जेनिटेला ऑफ मेल से सब चीजें, या जो भी कैंसर है या कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 रिकॉल है, इफ पेरिनियल बॉडी इज डैमेज द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स माइट बी इम्पेयर्ड। इन्होंने एपिजोटमी का नहीं पूछा अभी, ठीक है, वो पेरिनियल बॉडी की बात करें, अगर वो डैमेज होती है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इंजरी, तो कौन से मसल्स जो हैं वो इम्पेयर्ड होंगे? अब कोई बताएगा इसको? इसक्यू कवर्नोसिस, स्फिंक्टर यूरेथ्रा, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल, एनीवन? ठीक है, आंसर क्या है इसका? बल्बोस्पोंजियोसिस एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल। काइंडली म्यूट करें। डी? हाँ, नहीं डी क्यों? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर तो बहुत दूर पड़ा होगा ना, इसकी बारी तो बाद भी आएगी। अगर हम देखें ना पेरिनियल बॉडी को, ये पेरिनियल बॉडी है, ठीक है, तो इसमें जो मसल्स आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? एक तो ये आ रहे हैं बल्बोस्पोंजियोसिस के मीट हो रहे हैं, दूसरा ट्रांसवर्स पेरिनियल आ रहे हैं। पेरिनियल बॉडी, पेरिनियल लेवेटर नाई के भी थोड़े बहुत जो इसके कॉक्सिडियस मसल्स हैं वो थोड़े बहुत फाइबर्स आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई और चॉइस ना हो तो यू कैन चूज स्केल, सॉरी यू कैन चूज लेवेटर एंड आई मसल्स या फ्यू फाइबर्स। तो जो डैमेज होगा सबसे ज्यादा वो किसका होगा? ज्यादा मसल्स तो हैं। एक मिनट में जरा ये नॉइस कम करती हूँ। आवाज आ रही है? तो पेरिनियल बॉडी बेसिकली जो है उसमें अब आ रही है आवाज?
चलिए बाकी एपिसोड में देखें। अब आ रही है आवाज? आई थिंक मैंने खुद को म्यूट कर लिया था। कोई बात नहीं, हम पीछे चले जाते हैं। अभी भी आवाज नहीं आ रही। आप काइंडली माइक को देखिए। चलिए, तो पेरिनेल बॉडी की हम बात कर रहे थे कि
पेरिनियल बॉडी की हम बात कर रहे थे कि पेरिनियल बॉडी किन किन मसल से बनती है। जब आपको पता होगा कि किन किन से बनती है तो यू कैन इजीली मेक अ सेंस कि कौन सा मसल डैमेज होगा। ठीक है, तो ये पेरिनियल बॉडी है। इसमें सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स हैं, ये पीछे लिवेटर एनाई के फ्यू फाइबर्स आ रहे हैं इसके कॉक्सीजियस मसल के। ठीक है, और ऊपर से जो है वो दोनों साइड के बल्बो स्पॉन्जियोसिस आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें चूज करना होगा तो मैक्सिमम मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो तो पेरिनियल, ट्रांसवर्स पेरिनियल इंक्लूडिंग सुपरफिशियल एंड डीप दोनों इन्वॉल्व होंगे ना। अगर ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो फिर हम ऊपर वाले चूज करेंगे। ठीक है, ये जो है बल्बो स्पॉन्जियोसिस। ठीक है, और अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो फिर लीस्ट लाइकली जो फाइबर्स होंगे वो लिवेटर एनाई के होंगे। अब हमने देखना पेरिनियल बॉडी के साथ एपिजियोटमी की टाइप को। अगर एपिजियोटमी मिड लाइन है तो मिड लाइन में जो डैमेज होता है, ठीक है, वो स्फिंक्टर्स का होता है, क्योंकि मिड लाइन एपिजियोटमी की डेफिनेशन तो है कि उसमें मसल्स को कट करनी करने। सेकंड डिग्री टियर का दूसरा नाम जो है वो एपिजियोटमी है, और सेकंड लाइन टियर में मसल्स कटते ही हैं तो वो तो हमने देने ही देने, लेकिन वो तो हम खुद डैमेज कर रहे हैं ना। लेकिन अगर एपिजियोटमी एक्सटेंड हो गई, कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो फिर अगर वो पूछते हैं कि कौन सा मसल डैमेज होगा तो वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स डैमेज होंगे, वो भी मिड लाइन में। ठीक है, ये अगर मिड लाइन में अगर एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो एक्सटेंशन के रिजल्ट पे जो डैमेज होगा वो स्फिंक्टर्स का होगा। ठीक है, लेकिन मिड लाइन में होगा। मीडियोलेटरल तो स्फिंक्टर्स नहीं होते ना, इसलिए तो मीडियोलेटरल दे रहे होते हैं कि स्फिंक्टर्स डैमेज ना हो। ठीक है, यू कैन इजीली रिमेंबर दिस थिंग अगर आपको पता हो कि पेरिनियल टियर की टाइप्स क्या होती हैं। पेरिनियल टियर की टाइप्स यूजुअली जो है वो 4 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में सिर्फ स्किन का डैमेज होगा, पेरिनियल बॉडी इन्वॉल्व भी नहीं होगी। ठीक है, सेकंड में पेरिनियल बॉडी इन्वॉल्व होगी, इसके मसल्स इन्वॉल्व होंगे, और थर्ड में जो है वो स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, और फोर्थ में तो बिल्कुल एनल यहाँ तक जो है टियर आ जाएगा और एनल मिकोजा भी उड़ जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एपिजियोटमी जो है वो आइट्रोजेनिक सेकंड डिग्री टियर है। Weekly most. Weekly up there. सॉरी, कनेक्शन का मसला था। ठीक है, तो अगर वो कहें कि एपिजियोटमी में कौन सा मसल कट हो रहा है तो फिर कौन सा मसल हम कहेंगे, बल्बोस्पॉन्जियोसिस और सुपरफिशियल एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। अगर वो कहीं एपिजियोटमी अगर एक्सटेंड हो जाए उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, और स्पेसिफिकली इफ दे विल से मिड लाइन तो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन में आपने स्फिंक्टर चूज करना है। ये है कंक्लूजन। अच्छा, क्वेश्चन रिकॉल 18, ये टोटल जो है ना 34 रिकॉल्स हैं, तो परेशान मत हो, अभी खत्म हो जाएंगे। Question number 18, 22-year-old man has a gonorrheal infection that has infiltrated the space between the inferior fascia of your genital diaphragm and the superficial perineal fascia. ठीक है, superficial perineal fascia और inferior fascia के दरम्यान में जो स्पेस होती है वो कौन सी स्पेस होती है? ठीक है, वो superficial perineal स्पेस होती है। Which of the following structures might be inflamed? superficial में जो होता है वो bulba penis होता है। penis के जो muscles हैं वो सारे के सारे जो हैं वो superficial पेरिनियल स्पेस के होते हैं। यू कैन इजीली रिलेट। क्वेश्चन नंबर 19, 39-year-old man is unable to expel the last drop of urine from the urethra at the end of the maturation because of paralysis of the external urethral sphincter and bulbospongiosis. This condition may occur as a result of injury to which of the following nerves? अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व सप्लाई करती है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को और बल्बोस्पोंजियोसिस को, तो यू कैन आंसर। Anyone? कौन सी नर्व होती है दोनों मसल्स की? पेल्विक, प्रोस्टेटिक, पुडेंडल, स्प्लेंचलिक या
pudendal, ठीक है, आंसर ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। ये स्पोर्ट्स ऑफ यूट्रस आगे हम देख लेंगे। The boy's penis was कौन सी वेन डैमेज होगी अगर बॉयज पीनस वाज बिटन बाय पपी एंड द डीप डोर्सल वेन वाज इंजर्ड? तो डैमेज्ड वेन कौन सी होगी? और डीप डोर्सल वेन ऑफ द पीनस कहाँ जाती है? एनीवन? प्रोस्टेटिक पेनिस प्लेक्सिस। हाँ, प्रोस्टेटिक पेनिस प्लेक्सिस, एग्जैक्टली, ठीक है। 62-year-old man is capable of penile erection after rectal surgery with prostatectomy. The patient most likely has a lesion of which of the following nerves? Incapable है, सॉरी, मतलब इरेक्शन नहीं हो रही। इरेक्शन नहीं होती तो उसके लिए कौन सा सिस्टम होता है? parasympathetic, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक हो गया। और इजैकुलेशन के लिए कौन सा सिस्टम होता है? sympathetic pudendal, ठीक हो गया। जैसे इसका निमोनिक है पॉइंट एंड शूट। पॉइंट करना मतलब इरेक्शन, और पी से पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, और शूट मतलब इजैकुलेशन, और एस से सिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ये पेल्विक स्प्लेंचनिक है, क्योंकि पेल्विक स्प्लेंचनिक नर्व्स में ही पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली आंसर यही होगा। What structure is drained by the aortic या lumbar lymph nodes? Which of the following structure is correct answer to this question? Anyone? Perineum है, lower part of vagina है, external genitalia, ovary या lower part of the anteabdominal wall. Aortic lymph nodes में कौन कौन से जाते हैं? Perineum के जाते हैं। हमने तो किया था ना perineum के lower part of vagina के। ओवरी। हाँ, क्योंकि A, B, C, E इन तीनों को तो जाएंगे एक्सटर्नल, सुपरफिशियल में और उसके बाद एक्सटर्नल में, ठीक है। बट ओवरी के डायरेक्ट जाते होते हैं, क्योंकि ओवरी की जो आर्टरी है वो भी डायरेक्ट एब्डोमिनल से आ रही होती है ना, और वेन भी वहीं जा रही होती है, ठीक है। तो इसलिए लिम्फ नोड्स कौन से होंगे? एओर्टिक। और वो रीजन कौन सा है? लंबर, ठीक हो गया, ठीक है। बाकी ये इसके रेक्टल एब्सिस आ ही गया तो देख लें, नहीं आगे देख लेंगे दोबारा। एक्सरेक्टल फोसा की जो है आगे क्वेश्चन आएगा, स्लाइड थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, तो बाउंड्री याद कर लें। एक्सरेक्टल फोसा जो है वो वेज शेप स्पेस है ऑन ईच साइड ऑफ द एनल कैनाल, ठीक है। और बेस जो है इसकी इज सुपरफिशियल एंड इज फॉर्म्ड बाय द स्किन। जो एज है वो बनता है जंक्शन ऑफ मीडियल एंड लेटरल वॉल से, ठीक हो गया। द मीडियल वॉल किससे बनती है? स्लोपिंग ऑफ लेवेटर नाई मसल से। और लेटरल वॉल किससे बनती है? ऑब्जर्वेटर इंटरनस से, क्योंकि वो लेटरल साइड के होते हैं, ठीक है। और फेशिया फोसा में क्या कुछ होता है? फैट होती है, और ये क्या करता है? ये डेफिकेशन के दौरान डिस्टेंशन को अलाउ करता है, ठीक है। और पुडेंडल नर्व एंड इंटरनल पुडेंडल वेसल्स होती हैं इसकी फोसा में, इन पुडेंडल कैनाल। ठीक है, तो पुडेंडल कैनाल कहाँ मिलेगी आपको? इसके रेक्टल फोसा में। पुडेंडल कैनाल में क्या कुछ होता है? नर्व वेसल्स, ठीक है। तो within the ischiorectal fossa which of the following structure is most likely injured? अब हम पढ़ चुके हैं तो we can easily answer. Vestibular bulb, seminal vesicle, greater vestibular gland, inferior rectal nerve या internal pudendal artery, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? डी। inferior rectal nerve,
अच्छा, recall 24. 43-year-old woman presents with a prolapsed uterus. Repair of a prolapsed uterus requires knowledge of the supporting structures of the uterus. Which of the following structures plays the most important role in the support of the uterus? Liver. ठीक है, ये तो बड़ा इजी सा स्पोर्ट्स ऑफ यूट्रस जो है. Say uterus sector. Right. स्पोर्ट्स आगे देख लेते हैं, दोबारा रिवाइज हो जाएंगे स्पोर्ट्स की. अच्छा, यूट्रस जो है उसका पार्ट सर्विक्स है. सर्विक्स को अलग से बोल दें तो ठीक है, लेकिन अगर इफ समवन इज सेइंग यूट्रस तो सर्विक्स इज इट्स पार्ट. तो बेसिकली यूट्रस का पार्ट सर्विक्स है, इस्थमस इसका पार्ट है, बॉडी या फंडस इसके पार्ट्स हैं. तो सर्विक्स की जो सपोर्ट है या सिर्फ यूट्रस की जो मेन सपोर्ट है नॉन डायनामिक किस्म की, वो है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. ठीक है, और ये लिगामेंट्स कहाँ होते हैं? ये साइड पे होते हैं, ये वाले. इनको कहते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट. ठीक है, तो एक ही बात है. यूट्रोसैक्रल पीछे होते हैं, सॉरी. तो जो मेन सपोर्ट है वो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट की होती है. समटाइम दे मेक अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विद यूट्रोसैक्रल, तो वो भी इसकी सपोर्ट हो जाती है. लेकिन अगर आपके पास दोनों चॉइसेस हों तो आपने मेन सपोर्ट के लिए कार्डिनल लिगामेंट ही चूज करना है. अगर कार्डिनल लिगामेंट की बजाय ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिखा हो तो वो चूज करना है. ठीक है. अच्छा, आगे होता है ब्लैडर. यूट्रस के आगे ब्लैडर होता है. ब्लैडर की सपोर्ट क्या होती है? ब्लैडर की सपोर्ट होती है प्यूबोविजाइकल लिगामेंट. अगर स्पेसिफिकली ब्लैडर का प्रोलैप्स हो तो कौन सा लिगामेंट वीक होगा? प्यूबोविजाइकल लिगामेंट. ठीक हो गया. और आप लोगों के लेवल पे यही पूछते हैं कि यूट्रस ड्रूप डाउन होगी तो कौन सा लिगामेंट है, और ब्लैडर डीप ड्रूप डाउन होगा तो कौन सा लिगामेंट है. और सबसे मोस्ट कॉमन प्रोलैप्स जो जेनिटल ऑर्गन्स का है, पेल्विक ऑर्गन का है, सॉरी, वो भी ब्लैडर है, तो वो यूट्रस नहीं है. ठीक है, ये भी एमसीक्यू है कि ब्लैडर का प्रोलैप्स क्या है, सिस्टोसील कहते हैं इसको. ये मोस्ट कॉमन प्रोलैप्स है पेल्विक ऑर्गन्स का. अगर जेनिटल ऑर्गन का प्रोलैप्स पूछें तो फिर वो यूट्रस है. बाकी इसकी ओरेकल फोसा का हमने पढ़ा है, और उसकी अप्लाइड है एप्सिस. तो एप्सिस इसलिए हो जाती है कि पुअरली वेस्कुलराइज्ड होता है इसको रेक्टल फोसा, इसी वजह से ये वल्नरेबल है फॉर इन्फेक्शन. और एप्सिस अगर वन साइड की है तो वो अपोजिट साइड से भी पे जा सकती है, क्योंकि दोनों आपस में इनकी कम्युनिकेशन होती है. ठीक है. बाकी इंफीरियर रेक्टल नर्व तक तो हम थे. अच्छा, यहाँ इन्होंने पूछा था कि यूट्रस का प्रोलैप्स है और स्ट्रक्चर पूछे थे उन्होंने. तो यहाँ लिवर्टर एनाई, स्फिंक्टर यूरेथ्रा, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. तो इसमें जो है लिवर्टर एनाई चूज करना है. ठीक है, लिवर्टर एनाई के साथ अगर कार्डिनल लिगामेंट भी लिखा होता तो फिर कार्डिनल लिगामेंट चूज करना था. ठीक है. ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में. वो सेक्रोटम में ही जाएगा ना, क्योंकि पेनाइल यूरेथ्रा है, सबसे पहले सेक्रोटम में जाएगा. अगर ये नहीं लिखा हो तो फिर आप इंटेरियर वाल भी चूज कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा आप ये कहाँ तक जा सकता है? ठीक है, रूफ ऑफ एक्सिला तक जा सकता है. ये भी एमसीक्यू है कि यूरिन अगर बहुत लोअर, इसकी लास्ट लिमिट क्या हो सकती है एंटी एब्डोमिनल वॉल में? एक्सिला तक. Question number 26 है 23-year-old woman visits her obstetrician for an annual checkup. During vaginal examination, which of the following structures may be palpated? ठीक है, एपिक्स ऑफ ब्लैडर पैल्पेट कर सकते हैं, फंडस पैल्पेट कर सकते हैं, टर्मिनल पार्ट ऑफ राउंड लिगामेंट पैल्पेट कर सकते हैं, या बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस पैल्पेट कर सकते हैं, या सर्विक्स. ठीक है, क्लाइटोरिस तो पहले शुरू में ही होता है तो उसको इंटरनल एग्जामिनेशन पर तो ये फील नहीं होता, ये तो सुपरफिशियल पार्ट होता है. बाकी राउंड लिगामेंट और ये फंडस की सब चीज़ें जो हैं, इनसे बेहतर ऑप्शन है सर्विक्स. सर्विक्स पहला पार्ट है ऑर्गन्स का कि वो फील होता है. इसके अलावा बाकी भी आप कर सकते हैं,
इसके अलावा भी आप अगर वो ये कहें कि अपार्ट फ्रॉम सर्विक्स और कौन से ऑर्गन बाय मैनुअल एग्जामिनेशन पे या पीवी पे या विजाइनल एग्जामिनेशन पे फील हो सकते हैं, तो वो ओवरी भी है, ठीक है, और वो फॉर्निसिस भी हैं, जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स है, लेटरल फॉर्निक्स है, ठीक है, बट यूजुअली दे विल नॉट कंफ्यूज यू बाय गिविंग सो मच ऑप्शंस। तो अगर वो सब दे भी दें तो फिर आपने चूज करनी है जो सबसे बेहतर है, मोस्ट सुटेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 53-year-old banker is admitted to a local hospital for surgical removal of a benign pelvic tumor confined within the broad ligament. There is a risk of injury which of the following structures that lies in this ligament. इसको कौन ऑप्शन आंसर करेगा? ब्रॉड लिगामेंट की जो अपर बॉर्डर है वहाँ क्या पड़ा होता है फीमेल में? ओवरी, proximal part of pelvic ureter, terminal part of round ligament, suspensory ligament of the या uterine tube. ब्रॉड लिगामेंट जो है लेटरली तो उसके क्या हो गया, लेटरल रिलेशनशिप पे कौन सी चीजें होंगी? लेटरल पेल्विक वाल, लेटरल पेल्विक चीजें होंगी, ठीक है। ओवरी, ओवरी अगर कोई सिस्ट है तो वो हो सकती है, मिडली यूट्रस हो गई, ऊपर क्या होगा? ट्यूब होती है, ठीक है। अच्छा 28 क्वेश्चन है, 72-year-old man has comes to his physician for an annual checkup. Which of the following structure is most readily palpated during rectal examination? ये तो आंसर आना चाहिए, कौन जवाब देगा? ए, ठीक है। डॉक्टर सैरिश को आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, कौन सा प्रोस्टेट ग्लैंड का पार्ट होता है? एंटीरियर लोब होती है, पोस्टीरियर लोब होती है, कौन सी? अगर मैं मोर posterior, चलो देख लेते हैं, ठीक है। ये अगर हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो ये पोस्टीरियर लोब फील होती है, यू राइट। 29, while performing a pelvic exenteration, exenteration कहते हैं एक मेजर सर्जरी जिसमें आप जो है वाइटल ऑर्गन्स भी निकाल रहे हो, तो लाइक सपोज अगर हम हिस्टेक्टमी कर रहे हैं और हमने पेल्विक एक्सेंटरेशन करनी, कोई ट्यूमर है जो कि रेक्टम या ब्लैडर में इन्वाइड हुआ है, तो हमें ब्लैडर भी निकालना पड़ता है या उसका पार्ट निकालना पड़ता है, तो उसे कहते हैं पोस्टीरियर एक्सेंटरेशन, ठीक है। अगर कोई ट्यूमर है जो कि ब्लैडर में जा रहा है तो हम ब्लैडर भी निकाल देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं रूट यूरिन का, तो उसे हम कहते हैं एंटीरियर एक्सेंटरेशन, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिक ना कहें तो हम कहेंगे पेल्विक एक्सेंटरेशन। यूजुअली हम ये एक्सेंटरेशन के प्रोसीजर सर्वाइकल मैलिग्नेंसीज में करते हैं, ठीक है। तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नोटिसेस अ फ्रैक्चर और रप्चर बाउंड्री ऑफ द पेल्विक इनलेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज मोस्ट लाइकली डैमेज। अब इनलेट की अगर आपको बाउंड्री पता होगी तो यू कैन आंसर इट, तो क्या है? क्योंकि एंटीरियर इंफीरियर स्पाइन इसकी बाउंड्री में नहीं आता, इंगुइनल लिगामेंट भी नहीं आता, ठीक है, इलिक्रेस्ट भी नहीं आता, ठीक है, बल्कि पेक्टिनियल लाइन आती है, एंटीरियर पार्ट आता है इसका, और आर्क्यूट प्यूबिक लिगामेंट भी नहीं आता क्योंकि एंटीरियर प्यूबिक सिम्फिसिस आता है ना इनलेट पे, ठीक है। तो यू आर राइट, प्रोमोन्ट्री, क्योंकि इनलेट पे क्या होगी? प्रोमोन्ट्री होगी ना, ये इलियोपेक्टिनियल लाइन है, ठीक है, ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, तो क्रेस्ट तो नहीं आएगी, ये वाला पार्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। बाकी ट्यूबरस, स्पाइन्स, आर्च भी नहीं आएगी, इनलेट की भी बात कर रहे हैं। अच्छा 30 क्वेश्चन है, 32-year-old patient with multiple fracture of the pelvis has no cutaneous sensation in the urogenital triangle. The function of which of the following nerve is most likely to be spared? ओह, इसका तो आंसर भी साथ आया होगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुटेनियस नर्व सप्लाई जो है थाई की, जेनिटल एरिया की, एंटीरियर डर्मिनल वॉल की, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लंबर प्लेक्सिस और सैक्रल प्लेक्सिस अगर अच्छे से याद कर लेंगे ना, कल मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था हाउ टू क्रैम लंबर एंड सैक्रल प्लेक्सिस, क्योंकि जो डार्सल
रूट से बन रहे हैं उनको अलग कर लें, जो वेंट्रल रूट से बन रहे हैं उनको अलग याद कर लें, जो मिक्स से बन रहे हैं उनको अलग याद कर लें। उस समय वो बेसिकली यही पूछ रहे होते हैं, और कुटेनियस नर्व की वो डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे होते हैं, तो योर लाइफ विल बी इजी। ठीक है, तो यूरोजेनिटल ट्रायंगल जो है इसकी जो नर्व है वो hypogastric nerve है। Ilio-hypogastric nerve innervate the skin above pubis. The skin of the urigenetal triangle is innervated by the pudendal nerve, perineal branches of the posterior femoral cutaneous nerve, anterior sacrotal or labial branches of the ilioinguinal nerve. I think ilioinguinal है इसका आंसर, and the genital branch of the genitofemoral nerve. एरो गलत लगा है। Recall 31. 22-year-old victim of an automobile accident has received damage to structure that form the boundary of the perineum. Which of the following structures is spared? अब boundary of the perineum का जो है डैमेज हुआ है, तो boundary of the perineum में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो तो ऑप्शन में नहीं आएंगी ना, क्योंकि उन्होंने पूछा कि which structures are spared। अब perineum की boundary में क्या चीजें होती हैं अगर हम रिकॉल करें? प्यूबिक आर्केड लिगामेंट होता है, टिप ऑफ कॉक्सिकस होती है, स्केल ट्यूबरोसिटीज होती हैं, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है। क्या चीज नहीं होती? E. I think D. आपका नाम क्या है? काफी अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके। व्हाट इज योर नेम? आप लोगों ने अपने ना टेली इस पे जूम पे एनोनिमस गर्ल और पता नहीं कैसे कैसे नाम रखे हुए हैं। अपने नाम प्रॉपर हो तो इट विल बी इजी फॉर अस। ठीक है, अपने नाम प्रॉपर रखें। ये सैक्रोस्पाइनस ही है। ठीक है, बाउंड्रीज देख लें। पेरिनियम बाउंडेड प्यूबिक सिम्फिसिस। अच्छा, अहमदी नाम है, ठीक है। पेरिनियम जो है बाउंडेड बाय प्यूबिक सिम्फिसिस, इंफीरियर प्यूबिक रेमाई, स्केल ट्यूबरोसिटी, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड कॉक्सिकस। ठीक है, ये डायमंड शेप जो एरिया है, तो इसमें स्पाइनस तो आ ही नहीं रहा, तो वो हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। तो आपने देखा एनाटॉमी में अक्सर जो आप लोगों की लाइफ इसी चाहिए, अगर आप सारे प्लेक्सिस एक ही दफ़ा याद कर लें, जितनी भी ट्राइंगल्स बनती हैं उनको अलग से याद कर लें, ठीक है, और जितने फोसाज हैं उनको अलग से याद कर लें, तो यू कैन ऑर्गेनाइज योर एनाटॉमी लाइक दैट। और बेसिकली पूछते तो यही हैं, या तो बाउंड्रीज पूछ रहे होते हैं या उन्हीं से थोड़ी बहुत अप्लाइड चीज़ें होते हैं। ठीक है, आगे हमने पाउचेस की थी, तो उनके लिए ये है कि यूरोजेनिटल ट्रायंगल का पूछ लेते हैं, उसकी बाउंड्रीज भी याद कर लें। ठीक है, बेसिकली पेरिनियम एक डायमंड है ना, उस डायमंड के दो हिस्से करें तो दो ट्रायंगल बन जाती है। आगे वाली ट्रायंगल यूरोजेनिटल ट्रायंगल बन जाएगी, पीछे वाली ट्रायंगल एनल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, अब जो स्पेसेस हैं ना वो दोनों डीप और सुपरफिशियल वो होती हैं यूरोजेनिटल ट्रायंगल में। आपके जो एमसीक्यूज हैं काफ़ी, उसमें वो आपको ऑप्शन देते हैं यूरोजेनिटल डायाफ्राम। ठीक है, यूरोजेनिटल डायाफ्राम में जो है वो डीप पेरिनियल स्पेस होती है, सुपरफिशियल तो नहीं होती। ठीक है, तो अगर वो ट्रायंगल कहें तो यू गॉट टू स्पेसेस। तो डेफिनेशन के भी मसले मसाइल हैं पेल्विस और पेरिनियल। डीप पेरिनियल पाउच बनती है सुपरफिशियल फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायाफ्राम एंड पेरिनियल फेशिया या इंफीरियर फेशिया यूजीडी। इट विल बी इजी टू से यूजीडी, यूरोजेनिटल डायाफ्राम या यूजीडी। अगर यूजीडी के दो फेशियाज हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला, सुपीरियर या इंफीरियर, तो इनके दरमियान की स्पेस जो है वो डीप है। ठीक है, अब सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच क्या होगी? जब वो पेरिनियल फेशिया या इंफीरियर फेशिया और मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया के दरमियान में होगी। ठीक है, तो जो इंफीरियर फेशिया है बेसिकली ये तो सुपीरियर बाउंड्री बन गई ना, ये चीज़ थोड़ी सी याद करने वाली है आप लोगों के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एप्लीकेबल टू द सक्रोटम? अब सक्रोटम की जो है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये बहुत तंग करेगी आपको एग्जाम में ना, तो इसको भी हम देख लेते हैं। क्या कोई इसका आंसर करेगा या इसको पढ़ना है? A. It is innervated by the ileum. A. ठीक है, लेयर्स ऑफ सक्रोटम मुश्किल लगती हैं, तो ये न्यूनिक ढूंढा था मैंने कि सम डेंजरस इंग्लिश मैन कॉल्ड इट द टेस्टिस। ठीक है, एस से स्किन, डी से डार्टस मसल,
ठीक है। ई से एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, फिर सी से क्रीमेस्टेरिक फेशिया, फिर आई से इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, फिर टी से ट्यूनिका वेजिनैलिस और फिर टी से ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मुझे ये बहुत मुश्किल लगते थे इनको इसी तरतीब से याद करना। आपको एग्जाम में जो है ना वो बता देते हैं कि जो लेयर्स ऑफ स्क्रोटम है वो बताएं, तो उसकी जो है ऑर्डर वो भी याद करना ज़रूरी है। समटाइम स्किन के बाद ही क्रीमेस्टेरिक फेशिया आ जाएगा, यू विल नॉट चूज दैट स्टेटमेंट जिसमें ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं। ये निमोनिक some dangerous Englishman called it the testis. You can take that screenshot. It will make your life easy. अच्छा, इनर्वेशन टेस्टिकुलर प्लेक्सिस से होती है और ये नेटवर्क जो है बेसिकली रीनल और एओर्टिक प्लेक्स ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। एक इनर्वेशन है जो कि इनवॉलंटरी है ना, ऑटोनोमिक है। एक है जो कि जो है इनवॉलंटरी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों याद कर लें। अब हमारा जो ऑप्शन था वो क्या था, इसमें इलियो हाइपोगैस्ट्रिक भी आ रही है ऊपर तक, लेकिन जो इलियो इंग्वाइनल है और जो जेनिटल फेमोरल है वो स्क्रोटम तक आ रही है, ठीक है। तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक तो ऊपर ही प्यूबिक सिम्फिसिस तक की जो है सेंसेशन देगी, उसे नीचे नहीं आएगी। नीचे क्या आएगी, इलियो इंग्वाइनल और जेनिटल फेमोरल। इसके अलावा वीनस ड्रेनेज भी याद कर लें इसकी, ठीक है। पोडेंडल इसकी जो वेन्स हैं ये प्लेक्सिस बनाती हैं, फिर लेफ्ट वाली लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन में जाती है और जो राइट वाली है वो राइट टेस्टिकुलर वेन में जाती है। Which of the following structures provides the primary support for the cervix of the uterus? अब यहाँ उन्होंने पूछा प्राइमरी सपोर्ट। प्राइमरी सपोर्ट हम बात कर चुके हैं, कौन सी होती है प्राइमरी सपोर्ट? सी, कार्डिनल। हमेशा जो प्राइमरी सपोर्ट है ना वो कार्डिनल ही है, ठीक है। लिवेटर एनाई जो है वो एक डायनामिक सपोर्ट है, मेन सपोर्ट नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप वो सिर्फ सर्विक्स और वॉल्ट या यूट्रस का पूछें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चॉइस है फिर वो लिवेटर है। यहाँ दोबारा आ गया ये, ठीक है, कर चुके हैं। 34, a woman is delivering a breech baby, ठीक है। Obstetrician decides that it is best to perform a mediolateral episiotomy. Which of the following structures should the obstetrician avoid incising? अब mediolateral episiotomy तो देनी ना, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स तो कट नहीं करने, you cannot avoid them, but still you can avoid its extension. तो वो कौन से मसल्स हैं? Vaginal wall, superficial transverse perineal, bulbospongiosis, levator ani या perineal membrane? कोई गुड गेस? डी। टी, लेवाटर ani, क्योंकि हमें पता है ना लेवाटर ani के थोड़े बहुत फाइबर आते हैं एंड वी शुड अवॉइड देम। बल्कि बल्बोस्पोंजियोसिस को, सुपरफिशियल पेरिनियल को तो अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि एपिजोटमी का मतलब ही यही है कि आपने ये काटने, ठीक है। तो अवॉइड क्या करेंगे, लेवाटर। वेजाइनल वॉल तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है ना, तो यूज नहीं कर सकते। पेरिनियल मेम्ब्रेन तो बहुत ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, स्पेसिस के साथ। तो ये देख लें, इट विल अगेन, ये जो साइडों पे हैं वो स्टियोकवर्नोसिस हैं। बल्बोकवर्नोसिस जो है ये कट सकता है, लेकिन स्टियोकवर्नोसिस नहीं कटेगा, ठीक है। ये जो कवर्नोसिस वाले मसले हैं ना, ये मुझे तंग करते हैं। तो आप ऐसे याद कर लें कि जो बल्ब है, बल्ब ऑफ वीनस क्लाइटोरिस है, वो मिड में होगा ना, तो मिड लाइन स्ट्रक्चर्स कट सकते हैं, लेकिन इस्कियम वाले नहीं कटेंगे। इस्कियम जो है वो थोड़ा लेटरल है, तो मिड लाइन एपिजोटमी में इस्कियम का तो कोई लेना देना नहीं है। समटाइम आपको कह देते हैं कि पेरिनियल बॉडी में कौन कौन से मसल्स हैं, समटाइम कह देते हैं कौन कौन से कट होंगे, तो उसमें से कौन सा नहीं होगा वो इसके कवर्नेस हो जाएगा, ठीक है। या कोई और स्टूपिड ऑप्शन होगी इससे भी ज़्यादा, तो यू कैन चूज इट। बाकी मीडियन क्या होती है और मीडियोलैटरल क्या होती है? मीडियन एपिजोटमी अमेरिकन्स देते हैं, ठीक है, वो मिड लाइन देते हैं, वो आराम से हील हो जाती है, कॉस्मेटिकली भी बुरी नहीं लगती, डिस्पोनिया भी नहीं होता। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि अगर एक्सटेंड हो जाए ना, स्फिंक्टर डैमेज हो सकता है, फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसको प्रॉपर हैंडल नहीं किया जाएगा तो फिर
इसकी जो मीडियन एपिजियोटमी में जो बुरी बात है वो यही है कि एनल स्फिंक्टर डैमेज हो जाएगा और जो है इनकॉन्टिनेंस हो सकती है फीकल। लेकिन मीडियोलेटरल में जो है, जो कि लेटरल चले जाते हैं तो स्फिंक्टर बच जाता है। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट ये है कि डिस्पनिया हो सकता है, डिसफिगर हो सकती है एनाटमी, और हील टाइम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट फीकल इनकॉन्टिनेंस एक इतनी जो है बिग रीज़न है जिसकी वजह से वी आर हैप्पीली डूइंग मीडियोलेटरल एपिजियोटमी, ठीक है। पाकिस्तान में और यूके में मीडियोलेटरल ही करते हैं। इसके एडवांटेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। 35. During pelvic surgery, a surgeon notice severe bleeding from the artery that remains within the true pelvis. Which of the following arteries is most likely to be injured? True pelvis या lesser pelvis की artery कौन सी है? Iliolumbar, obturator, uterine, internal pudendal या inferior gluteal? Anyone? देखिए मैंने बताया था पेरिनियम की आर्टरी है पुडेंडल, और जो पेल्विस है उसकी बेसिकली आर्टरी जो है वो इंटरनल आइलियक है, ठीक है। इंटरनल आइलियक तो ये लिखी नहीं हुई, ठीक है। और इंटरनल आइलियक के बाद जो उसकी मेन ब्रांच है पेल्विस की वो है यूट्राइन, ठीक हो गया। तो अगर फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती तो गो फॉर सेकंड चॉइस। ये दोबारा आ गई, ठीक है। ब्रांचेस हम कर चुके हैं पहले। 36. 49-year-old woman has a large mass on the pelvic brim. Which of the following structures is most likely compressed by this mass when crossing the pelvic brim? अब इसका आंसर कौन करेगा? ब्रिम, ठीक है, मैस है एक। ब्रिम पे हमें यूरेटर याद आ जाता है ना, लेकिन यूरेटर यहाँ लिखा नहीं हुआ। डीप डॉर्सल वेन ऑफ द पीनस, वोमेन में तो हो नहीं सकती, आउट हो गई। यूट्राइन ट्यूब जो है उसका लेना देना ब्रिम के साथ नहीं है, नीचे है वो ब्रिम के। ओवेरियन लिगामेंट जो है वो भी ब्रिम के नीचे है। यूट्राइन आर्टरी जो है ये भी जो है ब्रिम के नीचे ही अराइज होती है। लंबोसेक्रल ट्रंक जो है वो आई थिंक बचता है, ठीक है। और ये भी आई थिंक के साथ ही पड़ा होता है, लंबर रीजन के साथ ही, फिफ्थ के। The lumbosacral trunk comprises the whole of the anterior vein of the fifth and a part of that of the fourth lumbar nerve. It appears at the medial margin of the psoas major and runs downward over the pelvic brim to find the first sacral nerve, ठीक है। लेकिन ये जो लंबोसेक्रल ट्रंक है ना, ये चॉइस आपकी इसलिए है कि यूरेटर नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अगेन आफ्टर यूरेटर चॉइस बन रही है ये, अगर यूरेटर होता तो हमने वही चूज करना था। 37 है इन्फेक्टेड बल्बो यूरेथ्रल, दूसरा नाम इसका है काउपर्स ग्लैंड, और ये कहाँ थे? डीप पाउच में थे ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर अफेक्टेड बाय दिस इन्फेक्शन? डीप पाउच में कौन कौन से पड़े हुए हैं? सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स। ये तो रिलेशनशिप बनता ही नहीं डीप पाउच का। डीप पाउच में स्फिंक्टर यूरेथ्रा पड़े हुए हैं, तो साथ ही ड्यू टू शेयर्ड लोकेशन जो है इन्फेक्शन हो जाएगा स्फिंक्टर यूरेथ्रा का। 38 ये लास्ट क्वेश्चन है, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? डॉक्टर अहमदी आप पढ़ें इसको। A 78-year-old man has carcinoma of the rectum. The cancer is likely to metastasize via the veins into which of the following structure? A. Spleen, B. Kidney, C. Liver, D. Duodenum, and E. Suprarenal gland. And what is your choice? So liver, C. Why liver? I think. तो जैसे रेक्टम ये चीजें ड्रेनेज जो हो तो ये इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये तो फाइनली फोर्टल वेन के थ्रू लिवर फैला जाती है।
ठीक हो गया, पोर्टल सिस्टेमिक सर्कुलेशन की वजह से लीवर में जाता है, ठीक है। और इसके अलावा याद आया मुझे, प्रोस्टेट का जो कार्सिनोमा है वो कौन से वजह से जाता है CNS में? वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस जो उसका Vertebral. पीछे। वर्टिब्रल प्लेक्सस के साथ, हम्म। ठीक हो गया, सही है। आप लोग माशाल्लाह अच्छे हो, मतलब आई एम वेरी होपफुल कि यू कैन विद इसी डेडिकेशन के साथ अगर चलते रहे तो यू कैन पास दिस एग्जाम। बेसिक जो आप लोगों का नॉलेज है ना, जो मेरी असेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा था। समटाइम वी पीपल आर लर्निंग फ्रॉम यू पीपल, सो कीप इट अप, गुड थिंग। दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन 38। अभी 38 क्वेश्चन से ये है कि आपकी जो पेल्विस पेरिनियम है वो थ्रू प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। बाकी जो है इसको रिवाइज करें। एनाटमी जो है रिपीटिशन से ही इम्प्रूव होती है, ठीक है। और क्रैश कोर्स में हमारा जो है 2-3 लेक्चर्स बच गए हैं बायोकेमिस्ट्री के। डॉक्टर बरीरा वर सपोज टू टेक लाइव सेशन, लेकिन जूम, हम लोग थोड़े आप लोगों से बड़े हैं ना उम्र में, तो हमें इतनी टेक्नोलॉजी आती नहीं है, तो वो जूम पे थोड़ी हैंडी नहीं थी, बट इन रेगुलर सेशन शी विल बी। तो खैर अल्लाह ना करे आप लोगों को रेगुलर सेशन लेना पड़े, अल्लाह ने आपको इसी एग्ज़ाम में पास कराए, ठीक है। सजेशंस हैं कोई क्रैश कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए? आई नो लॉट ऑफ सजेशंस, इट वाज फर्स्ट टाइम विद यू पीपल, और सीरियस किस्म की अमेंडमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो इंशाल्लाह वी विल डू इट। फिर भी मैं टीम्स को, मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पर्सनली आप लोगों से फीडबैक लें बिफोर योर एग्जाम, इफ़ यू विल हैव टाइम दे विल कॉल यू, और आफ्टर योर एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा जो पेपर 2 है उसके लिए OBG के लिए और मेडिसिन के लिए हेल्प इज़ अवेलेबल। डॉक्टर ज़हीर पर्सनली इंटरेस्टेड टू टीच यू पीपल थारोअली, ठीक है। सारे जो CVS, एंडो, रीनल, रेस्पिरेटरी, जो भी फिजियोलॉजी और उसकी जो अप्लाइड है पर मेडिसिन एनालाइड, वो इंटरेस्टेड हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, डेडिकेटेड ही इज़ इंटरेस्टेड कि वो जो है 5-6 दिन की एक्टिविटी कर लें। अगर रीजनेबल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुई तो मे बी वो कर लें, बट आप लोगों का सेशन लिया हुआ है, हमें बड़ा यकीन है कि वो अगर आप ये 5-6 दिन में से 1-2 घंटे स्पेयर कर लेंगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, स्पेसिफिकली मेडिसिन अलाइड के पेपर 2 के लिए, और OBG के लिए भी। OBG में आई विल टीच एंड टुगेदर विद माय फ्रेंड, शी इज गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल, वेरी गुड इन टीचिंग, शी विल कवर पेपर 2 ऑफ OBG। सर्जरी के लिए अभी जो है वी नो कि एनाटमी में बहुत सारी चीज़ें रह भी गई हैं सर्जरी के लिए, बट इन रेगुलर सेशन वी विल एड्रेस दिस इशू, ठीक है। तो ये लिवर आंसर था। अच्छा, ये जो था ना नंबर, ये कुटेनियस नर्व सप्लाई, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं इनको कवर नहीं करा सकी, ये आपने पर्सनली करनी है सारी की सारी। थर्ड टाइम मैं बता रही हूँ कि बहुत MCQs आते हैं, दे विल गिव यू एरिया, फिर वो पूछ लेंगे कौन सी नर्व सप्लाई जो है कुटेनियस नर्व जो है वो डैमेज हो रही है, या पूछ लेंगे कहाँ से निकल रही है, डॉर्सल से निकल रही है, वेंट्रल से निकल रही है, या पूछ लेंगे रिलेशनशिप क्या है, या पूछ लेंगे रूट वैल्यू क्या है। बाय एनी मीन दे कैन आस्क, दे लव टू आस्क कुटेनियस नर्व्स, ठीक है। और ये OBG के लिए है, OBG वाले बच्चे जो हैं अगर वो चाहें तो मैलिग्नेंसीज, उनके जेनिटल इन्फेक्शन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, पेल्विस की टाइप्स, लेबर इश्यूज, मेडिकल डिसऑर्डर्स, फाइब्राइड्स, PID, एक्टोपिक, अबॉर्शन, मच मोर, जो भी उनके पेपर 2 के टॉपिक्स हैं, वी कैन कंडक्ट अ सेपरेट वर्कशॉप फॉर दिस आफ्टर रीजनेबल अमाउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चैट बॉक्स में आ जाए, अगर प्रॉब्लम है तो आई विल एड्रेस, कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, चैट बॉक्स में यूट्यूब पे है ऑप्शन, हम डाल रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए। आफ्टर योर सेशन जो लिंक्स हैं वो हम प्राइवेट कर लेंगे, ठीक है। बल्कि इनको इम्प्रूव भी करेंगे, ठीक हो गया।
चलें, आई थिंक सो। आज तो ताक रात भी है, दुआएं करें अपने एग्ज़ाम के लिए और अपने करियर के लिए, पाकिस्तान के हालात के लिए। स्टे सेफ।